नमस्कार दोस्तों, शिखर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जो रोज करंट का सेशन लेकर चलते हैं, उसी के अनुसार आज हम जो राजस्थान का जो करंट का हम स्टार्ट किया है, हमने भाई जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 का जो जीके पढ़ना है, उसी में आगे की कड़ी में हम जो दिसंबर का चल रहा था नवंबर, उसी के आगे कड़ी में हम लेके चलते हैं। तो चलो आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। लगातार जुड़े रहिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट करंट से पूछे जाते हैं। आजकल के जो पेपर पैटर्न है वो पूरा का पूरा, चाहे हिस्ट्री से संबंधित हो, चाहे कल्चर से संबंधित हो, चाहे ज्योग्राफी से संबंधित हो, सारे इकोनॉमिक से संबंधित सारे क्वेश्चन करंट से रिलेटेड जो घटनाएं होती है उनके आसपास से ही पूछे जाते हैं। तो जो भी आप करंट पढ़ते हो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ऊपर ऊपर की लाइन ना पढ़ के उसके अंदर की बातें भी पूछी जाती है। तो चलो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज की क्लास में हम देखते हैं कि आपके सामने एक नाम आया है अपार। ये अपार नाम चर्चा में की है, ये आया देखो APAAR। ये अपार आईडी एक बनी है, किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, शिक्षा विभाग ने जारी की है। उन्हें क्या है, देश में आधार कार्ड की तरह ही विद्यार्थियों के पहचान के लिए अपार आईडी जारी होगी। जितने भी विद्यार्थी स्टूडेंट है, स्कूल कॉलेज जिस जगह पढ़ रहे हैं, उन सब की जैसे हर व्यक्ति का आधार कार्ड अनिवार्य किया था सरकार ने, उसी तरह सरकार ने क्या किया है अब शिक्षा विभाग ने कि हर स्टूडेंट की एक आईडी होगी, उसका नाम होगा अपार आईडी। वो आईडी भी कितने अंक की होगी? 12 अंक की अपार आईडी होगी, जिसके अंदर उसके पूरे डाटा शुरू से लेकर लास्ट तक, जब तक वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है उस तक सारे उसके डाटा उसमें एक साथ रिकॉर्ड होंगे। जब से प्रवेश किया है तब से लेकर तब तक उसने पढ़ाई छोड़ी है, तब तक का सारा रिकॉर्ड एक ही आईडी में स्टोर होगा और वो आईडी होगी अपार आईडी। तो ध्यान में लिखना, विद्यार्थियों के लिए एक आईडी है अपार आईडी, वो जारी की है। किसने की है? 12 अंक की आईडी है, शिक्षा विभाग ने की है, राजस्थान सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट से जारी हुई है। इसमें सीबीएसई स्टूडेंट और कर्मचारी इन सभी के डाटा है। अब सीबीएसई स्टूडेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल अप्रूव्ड है, उन सब की आईडी होगी 12 अंक की, जिसमें स्टूडेंट और कर्मचारी सभी का डाटा होगा। सभी का डाटा उपलब्ध होगा एक साथ पर। आप किसी का भी डाटा देखना चाहते हो, जैसे किसी भी व्यक्ति का आप डाटा देखना चाहते हो, तो उसके आधार कार्ड नंबर से आप उसकी पूरी डिटेल ले सकते हो। उसी प्रकार स्टूडेंट के इस आईडी नंबर से भी आप पूरी डिटेल निकाल सकते हो। तो अपार आईडी जारी की गई है स्टूडेंट के लिए। तो देखिए, अगली बात देखते हैं। अगली बात है खेल से संबंधित। तो खेल से संबंधित क्वेश्चन में देखो, विजय हजारे ट्रॉफी है। ये विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। ये ध्यान रखते हो, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 इसलिए हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान से रिलेटेड इसलिए है कि इसमें विजेता तो है हरियाणा और उप विजेता है राजस्थान। तो विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल जब हुआ था, उसमें हरियाणा और राजस्थान के मध्य हुआ था, जिसमें हरियाणा विजय रहा था और उप विजेता कौन रहा था? राजस्थान। अब दो चीजें अभी जस्ट जो हमारी सरकार बनी है, इसमें ये दोनों चीजें हुई है, तो इसको ध्यान में रखना। कभी भी टारगेट किया जा सकता है। एक तो पेपर लीक के लिए एसआईटी जो पेपर लीक के लिए एसआईटी गठन की है सरकार ने, उसका नेतृत्व या उसका अध्यक्ष किसके नेतृत्व में हुई है? तो वीके सिंह के नेतृत्व में। ये ध्यान में रखना, वीके सिंह नाम ध्यान में रखना। पेपर लीक के लिए जो एसआईटी गठित हुई है, उसका अध्यक्ष कौन है? वीके सिंह है। कौन है? वीके सिंह है। और दूसरा, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स गठित हुई है, उसका अध्यक्ष या किसके नेतृत्व में है? दिनेश एमएन के नेतृत्व में। दिनेश एमएन जो है, ये नाम ध्यान में रखना। जितनी राजस्थान की जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स गठित की गई है, उसके अध्यक्ष या उसका नेतृत्व किसके हाथ में सौंपा गया है? तो दिनेश एमएन के हाथ में सौंपा गया। और पेपर लीक के लिए जो एसआईटी गठन की गई है, वो किसके नेतृत्व में की गई है? वीके सिंह के नेतृत्व में की गई है। कमान किसको सौंपी गई है? वीके सिंह को। किसकी? पेपर लीक के लिए एसआईटी की गठित की है उसकी। और जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स राजस्थान में जो गठित की है, उसकी कमान किसको सौंपी गई है? दिनेश एमएन को। तो देखिए, अगले करंट पे, अगली बातों पे हम चर्चा करते हैं। जितने भी करंट के क्वेश्चन है वो एक साथ अच्छी तरह से लिखे। फिर देखो, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पुरस्कार 2022। अब जो स्वच्छ भारत मिशन हुआ था, उसमें ग्रामीण पुरस्कार 2022 का जब वितरण किया गया, तो ये चर्चा में हुआ था। तो ये किस बात के लिए चर्चा में? राजस्थान के लिए कि किस लिए चर्चा में है? तो राजस्थान को विभिन्न श्रेणियों में 6 पुरस्कार मिले। कितने पुरस्कार मिले हैं? 6 पुरस्कार। कौन से? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पुरस्कार 2022। जब स्वच्छ भारत ग्रामीण पुरस्कार 2022
की घोषणाएं हुई, पुरस्कार दिए गए थे। अब राजस्थान को विभिन्न श्रेणियों में 6 पुरस्कार मिले थे। उदयपुर राज्य में प्रथम व देश में 60वां स्थान मिला है। जो उदयपुर है हमारा, उदयपुर जिला, उसको राजस्थान में तो क्या मिला है, प्रथम स्थान मिला है। और पूरे देश में कौन से नंबर पे रहा, 60वें नंबर पे रहा है। तो उदयपुर किस लिए सर, उदयपुर का ध्यान में रखना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो पुरस्कार 2022 हुए हैं उसमें राजस्थान को तो कुल मिले कितने, 6 पुरस्कार। उसमें से उदयपुर है वो प्रथम स्थान पे रहा है राजस्थान में, और पूरे देश के अंदर वो 60वें नंबर पे रहा है। फिर देखो रामनगर बूंदी, ये इंपॉर्टेंट है, रामनगर बूंदी ग्राम पंचायत, इस नाम को ध्यान में रखना, कभी पूछा जा सकता है। रामनगर बूंदी ग्राम पंचायत है को राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला है। किसमें, राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता हुई थी जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जितनी भी प्रतियोगिताएं हुई थी उन सब में राजस्थान को कुल मिलाकर कितने पदक मिले हैं, 6 पदक मिले हैं। उसके बाद उदयपुर है, उन सब में राजस्थान के अंदर तो प्रथम श्रेणी में रहा था, लेकिन पूरे भारत में वो 60वें नंबर पे रहा था। तीसरी बात आती है उदयपुर, ये सॉरी, बूंदी की जो ग्राम पंचायत है रामनगर, बूंदी जिले की ग्राम पंचायत है, उसका नाम है रामनगर। जो रामनगर ग्राम पंचायत है उसको राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है। जो राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता हुई थी ग्रामीण पुरस्कारों के लिए, उसमें प्रथम स्थान किसको मिला है, रामनगर ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला है। तो देखिए अगले, आगे देखो, आगे हम बात करते हैं नालबाड़ी। नालबाड़ी बीकानेर सालासर गांव है। नालबाड़ी बीकानेर और सालासर गांव, इन ये दोनों चर्चा में क्यों है, एक तो नालबाड़ी बीकानेर का, एक सालासर गांव, ये दोनों चर्चा में क्यों है, ये देखो। इसमें क्या किया, अभी हाल ही में क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस भंडार ड्रिलिंग का काम ओएनजीसी को सौंपा गया है। ये जो गांव है एक तो ध्यान में रखना, नालबाड़ी, नालबाड़ी बीकानेर में पड़ता है, एक सालासर गांव, ये दोनों बीकानेर के गांव है। इन दोनों में अभी हाल ही में क्या किया गया है, नालबाड़ी और सालासर गांव शायद चूरू में, नालबाड़ी और बीकानेर और सालासर गांव चूरू, इन दोनों में हाल ही में हमारे जो रिसर्च किए गए हैं, खोज की गई है, उनमें प्राकृतिक गैस और क्रूड ऑयल के भंडार मिले हैं। तो उनके लिए किसको दी, गैस भंडार की ड्रिलिंग का काम किसको दिया गया है, ओएनजीसी को दिया गया है, ओएनजीसी को दिया गया है। क्या दिया गया है कि नालबाड़ी बीकानेर और सालासर गांव में जो प्राकृतिक भंडार मिले हैं प्राकृतिक गैस के और क्रूड ऑयल के, तो उनको ड्रिलिंग करके उनको निकालने का काम किसको सौंपा गया है, ओएनजीसी को सौंपा गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि भटेवर उदयपुर, भटेवर उदयपुर ये क्यों चर्चा में आया, क्योंकि भटेवर उदयपुर है उसको हाल ही में क्या, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित घोषित किया गया। जो भटेवर उदयपुर का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, भटेवर उदयपुर का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको हाल ही में क्या किया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित किया गया। जो राष्ट्र के अंडरटेकिंग जितने भी स्वास्थ्य है या उनके मापदंड है उन सब में सफल और सब में अव्वल और उन सब का पालन करने के लिए इसे क्या घोषित किया गया, राजस्थान का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटेवर उदयपुर है उसको क्या है, राष्ट्रीय स्तर का प्रमाणित घोषित किया गया है। आगे देखते हैं कि नीमच माता उदयपुर। अब नीमच माता उदयपुर चर्चा में नाम आया है, नीमच माता कहाँ पे है, उदयपुर में, एक तो ये ध्यान में रखना नीमच माता। फिर ये क्यों चर्चा में आया है, क्योंकि इसमें 6वां रोपवे उद्घाटन जनवरी 2024 में होगा, अभी हुआ नहीं है, कब होगा, लेकिन घोषणा की गई है कि जनवरी 2024 के अंदर इसका रोपवे का उद्घाटन करेंगे। नीमच माता कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। तो नीमच माता कहाँ है, उदयपुर में। कभी पूछा जाए 6वें रोपवे का उद्घाटन किया जाएगा। तो राजस्थान में हाल ही में जो पहले से कितने रोपवे हैं, 5 रोपवे हैं। कहाँ कहाँ है ये हम देखते हैं। तो एक तो है सुंदा माता जालोर, पहला रोपवे राजस्थान का कहाँ पे है, सुंदा माता जालोर, और सबसे बड़ा भी यही है, 800 मीटर है। फिर देखो सुंदा माता के बाद में मनसा पूर्ण करणी माता उदयपुर, दूसरा रोपवे मनसी माता मनसा पूर्ण करणी माता उदयपुर, तीसरा है सावित्री माता पुष्कर अजमेर, सावित्री माता पुष्कर अजमेर, और फिर है सांगोद वीर हनुमान मंदिर चोमू के अंदर है, फिर खोड़े के हनुमान मंदिर जयपुर में है। तो ये ध्यान में देखा जाए तो हमारे जो 5 रोपवे हैं उनकी हम बात करें तो 5 रोपवे के अंदर कौन कौन से आते हैं। एक तो सुंदा माता जालोर में है, वो आता है, पहला राजस्थान का पहला रोपवे था और बड़ा अभी भी लंबा जो रोपवे है, लंबाई 800 मीटर सबसे ज्यादा इसी की है।
फिर देखो मनसा पूर्ण करणी माता है, वो भी उदयपुर में है। फिर सावित्री माता पुष्कर है, वो अजमेर में है। फिर सांगोद वीर हनुमान मंदिर चौमू में है। खोड़े के हनुमान मंदिर जयपुर में है। तो देखो इसी यदि हम देखा जाए नंबर के हिसाब से तो दो चौमू और जयपुर वाले, ये दोनों तो जयपुर जिले के हो गए। अब ये चौमू किस में आएगा, जैसे देखा है जयपुर ग्रामीण में आ गया। फिर देखो उदयपुर के अंदर एक तो ये है मनसा पूर्ण करणी माता पहले से था, और दूसरा कौन सा हो रहा है, नीमच माता उदयपुर, ये दूसरा, और दो इसमें है। एक सुंदा माता जालोर में, एक सावित्री माता पुष्कर अजमेर के अंदर है। तो देखिए आगे चलते हैं। रोपवे के बारे में चर्चा करने के बाद आगे हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो देखो राजस्थान सिने महोत्सव। ये सिने महोत्सव याद रखना, पूछा जा सकता क्यों राजस्थान सिने महोत्सव हुआ था, कहाँ हुआ था ये देखेंगे, लेकिन पहला था, इसलिए ये ध्यान में रखना, पहला था इसलिए है राजस्थान सिने महोत्सव। आयोजन कब किया गया, 28 से 31 दिसंबर 2023 को जयपुर में किया गया। जो राजस्थान सिने महोत्सव है उसका आयोजन किया गया 28 दिसंबर से 31 दिसंबर के मध्य जयपुर में किया गया था। राजस्थान का पहला है राजस्थान सिने महोत्सव, पहला, इसलिए पूछा जा सकता है। पहले कोई भी चीज होती है पहली बार होती है तो उसको एग्जामिनर टारगेट करता ही है कि ये बच्चे के ध्यान में है या नहीं, ये जो कंप्यूटर बैठा है उसको ये ध्यान में है कि नहीं है। तो पहला तो हमेशा ही ध्यान में रखना। राजस्थान सिने महोत्सव पहला हुआ था, कहाँ हुआ था, जयपुर में हुआ था। कब हुआ था, 28 दिसंबर से 31 दिसंबर के मध्य जयपुर में। इसके बाद में हम देखते हैं कि पुष्कर व जैसलमेर को सोलर सिटी घोषित की गई है राजस्थान में। अब राजस्थान के जैसे इंडिया की पहली सोलर सिटी पूछी जाए तो इंदौर को हम मानते हैं, उसी प्रकार एमपी में, उसी प्रकार राजस्थान की यदि हम देखें तो राजस्थान की जो सोलर सिटी है दो घोषित की गई है पहली बार। कौन कौन सी, एक तो पुष्कर जो अजमेर में आता है और दूसरा जैसलमेर। पुष्कर और जैसलमेर इन दोनों को क्या किया गया, राजस्थान में सोलर सिटी घोषित किया गया है। राजस्थान की पहली सोलर सिटी के बारे में पूछा जाए तो जैसलमेर और पुष्कर है। फिर देखो रणथंभौर अभ्यारण्य से सरिस्का अभ्यारण्य के मध्य वन विभाग राजस्थान द्वारा प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है। प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान राज्य का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर किस किस के मध्य बना है, तो आपको बताना है रणथंभौर अभ्यारण्य से सरिस्का अभ्यारण्य के मध्य। एक तो ये ध्यान में रखना, रणथंभौर अभ्यारण्य और सरिस्का अभ्यारण्य के मध्य क्या बना है, पहली वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बना है। किसके द्वारा, वन विभाग के द्वारा, राजस्थान द्वारा प्रदेश का पहला कॉरिडोर बनाया गया है। तो जो राजस्थान का वन विभाग है उसने पहला कॉरिडोर कौन सा, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया। किस किस के मध्य, रणथंभौर अभ्यारण्य और सरिस्का अभ्यारण्य के मध्य, दोनों के मध्य राजस्थान के वन विभाग ने पहली बार पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का निर्माण किया है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि ये भी पहला ही है। काफी क्वेश्चन है जो ऐसे पूछा जाता है। फिर देखिए आगे चलते हम, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये अभी हाल ही में चर्चा में रही थी, इसलिए चर्चा में जो रही चीजें वो करंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ड्रग्स, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, आरडीपीएल, इसकी फुल फॉर्म है, आरडीपीएल की फुल फॉर्म है राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ये चर्चा में इसलिए आई थी कि राजस्थान की एकमात्र सरकारी दवा कंपनी थी, हमारे राजस्थान राज्य की एकमात्र यदि सरकारी दवा कंपनी पूछी जाए तो कौन सी थी, आरडीपीएल। अभी हाल ही में इसको क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अधिग्रहण कर लिया। स्थापना इसकी कब हुई थी, 1978 में हुई थी। कहाँ हुई थी, जयपुर के अंदर हुई थी। जो आरडीपीएल है उसकी स्थापना 1978 के अंदर हुई थी, और कहाँ हुई थी, जयपुर में हुई थी। तो जिसका हाल ही में अभी इनका राजस्थान का तो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 49% राजस्थान का, इसको वापस स्टार्ट किया गया है। इसमें 50% सॉरी 51% किसका है, हिस्सा है सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया है। तो ये राजस्थान की एकमात्र दवा कंपनी थी, सरकारी दवा कंपनी थी, कौन सी, आरडीपीएल, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1978 को जयपुर में की गई थी। फिर देखो अद्वैत जिंदल, ये नाम है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, अद्वैत जिंदल नाम आया है।
अब ये अद्वैत जिंदल है, इसको हाल ही में क्या मिला है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार किसे मिला है, तो अद्वैत जिंदल को मिला है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी द्वारा इसको दिया जाता है। इसके हाल ही में अध्यक्ष कौन है, इकराम राजस्थानी है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर है, उसके उसके द्वारा दिया जाता है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला है, अद्वैत जिंदल को मिला है। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं आगे की। देखो, ऑस्ट्रेलिया बेस्ट वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर रिपोर्ट 2023। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की जो बेस्ट वैश्विक ऊर्जा थिंक एम्बर है, उसने रिपोर्ट जारी की है 2023 की। तो उसके अंदर राजस्थान की क्या क्या बातें हैं उसके बारे में देखते हैं। तो एक तो ग्रीन एनर्जी उत्पादन में राजस्थान अग्रणी राज्य है, साफ साफ आया है। इसने रिपोर्ट में बताया है कि राजस्थान है वो अभी हाल ही में जो प्रेजेंट टाइम में है उसमें ग्रीन एनर्जी है उसके अंदर अग्रणी राज्य है। जैसे राजस्थान के अंदर हमारे सोलर, विंड, ये सारी इसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं है और बहुत ज्यादा उत्पादन भी किया जाता है इस एनर्जी का। तो ये जो ग्रीन एनर्जी है उसके उत्पादन में अग्रणी राज्य है। और उन्होंने हाल में बताया है कि जुलाई 2022 से जुलाई 2023 के मध्य, जुलाई 2022 से जुलाई 2023 का जो बीच का 12 महीने का, एक साल का वर्क, उसके मध्य 28% की वृद्धि हुई है। तो एक साल में कितनी वृद्धि हुई है, 28% वृद्धि हुई है। किसमें हुई है, ग्रीन एनर्जी उत्पादन में। फिर देखो, कार्बन उत्सर्जन में 10% कमी आई है। तो यदि ग्रीन एनर्जी उत्पादन होगा तो कार्बन प्रदूषण में तो कमी आएगी। तो जो ऑस्ट्रेलिया बेस्ट वैश्विक ऊर्जा थिंक एम्पर रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान है वो ग्रीन एनर्जी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। जुलाई 2022 से जुलाई 2023 के मध्य इन्होंने 28% वृद्धि की है ग्रीन एनर्जी में। और कार्बन जो उत्सर्जन है उसमें कितनी कमी की है, 10% की कमी की है। तो वृद्धि तो की है 28% की, और कार्बन के उत्सर्जन में कमी कितनी की है, 10% की। बस ये दो बातें, आंकड़े आपको ध्यान में रखने, क्या पता एग्जामिनर टारगेट कर ले। फिर देखो, भारत एक और आया है कि भारत में सर्वश्रेष्ठ शादी स्थल के लिए आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2023 में राजस्थान को प्रथम पुरस्कार मिला है। जो हमारे जितने भी शादियां करने के डेस्टिनेशन के रूप से राजस्थान में आके शादी करते हैं, कोई विदेश जाके शादी करते हैं, उसी हिसाब से यदि देखा जाए तो भारत में सर्वश्रेष्ठ शादी स्थल के लिए राजस्थान को प्रथम स्थान मिला है। किसके लिए, भारत में सर्वश्रेष्ठ शादी स्थल के लिए आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2023 में राजस्थान को प्रथम स्थान मिला है। फिर यदि हम आगे चर्चा करें तो देखो, फिर देखो एक कानाराम मुंडियार एक नाम आया है। कानाराम मुंडियार ये चर्चा में आया है, किस लिए, कि पत्रकार है और राजस्थान का है। कानाराम मुंडियार राजस्थान का है, एक पत्रकार है, ये नाम चर्चा में है। इसका कारण क्या है, इसने जेंडर संवेदनशीलता 2023 के लिए दक्षिणी एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड दिया गया है। जो कानाराम मुंडियार है वो पत्रकार है और राजस्थान का निवासी है। तो हमारे लिए करंट का क्वेश्चन बनता है कि कानाराम मुंडियार, अभी पूछा जाए तो कानाराम मुंडियार चर्चा में क्यों है, क्योंकि उसे जेंडर संवेदनशीलता 2023 के लिए, इसके लिए जेंडर संवेदनशीलता 2023 के लिए दक्षिणी एशियाई लाडली मीडिया, कौन सा, दक्षिणी एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, दक्षिणी एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड। किसे दिया गया, जेंडर संवेदनशीलता के कानाराम मुंडियार को, जो पत्रकार है, राजस्थान का निवासी है। फिर देखो, हाल ही में एक चला था सांस अभियान। अभी सांस अभियान क्यों चला, किसके लिए चला, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सांस अभियान है वो निमोनिया बीमारी के लिए चला था। जो निमोनिया है बच्चों में होता है, वो सर्दी जुकाम होने के बाद जो निमोनिया अपना रूप लेता है तो उसमें क्या होता है, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है, इसीलिए ये अभियान ही नाम रखा है सांस अभियान। इसमें बताइए, ये चला है नवंबर 23 से 28 फरवरी 2024 तक चलेगा। नवंबर 2023 से तो वो स्टार्ट हो गया है और 28 फरवरी 2024 तक चलेगा। इसमें क्या है, राजस्थान में शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए उद्देश्य क्या रखा गया है, जितने भी राजस्थान में शिशुओं की मृत्यु होती है उस दर को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। अब देखो, अभी एक चर्चा में है बाला किला। बाला किला कहाँ पे है, अलवर में है। ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि राजस्थान का पहला शस्त्र म्यूजियम बनाया जा रहा है। जो बाला किला अलवर बाला किला है हमारा, वो कहाँ पे है, अलवर जिले में है, अलवर में है। तो उसको हाल ही में क्या बनाया जा रहा है, राजस्थान का क्या बनाया जा रहा है, पहला शस्त्र म्यूजियम बनाया जा रहा है। यदि राजस्थान का पहला शस्त्र म्यूजियम आपसे पूछा जाए तो आपको जवाब देना है बाला किला अलवर।
उसके बाद में हम देखते हैं फिर देखो बात करते हैं बूंदी जिले में राजस्थान का पहला फोर्टिफाइड चावल सेंटर लगाया गया है। यदि पूछा जाए आपसे कि राजस्थान में पहला फोर्टिफाइड सेंटर चावल का पहला फोर्टिफाइड सेंटर कहाँ लगाया गया है, तो कहाँ लगाया गया है, बूंदी जिले में लगाया गया है। क्या लगाया, राजस्थान का पहला फोर्टिफाइड चावल सेंटर लगाया गया। फोर्टिफाइड चावल सेंटर है वो कहाँ पे लगाया गया, राजस्थान का पहला बूंदी जिले में। इसके बाद में इंद्रधनुष पुस्तक के रचयिता कौन है, ये इंद्रधनुष पुस्तक अभी हाल ही में चर्चा में आई थी, तो उसके रचयिता कौन है, सूर्यदेव सिंह बारेट। तो ये नाम ध्यान में रखना, इंद्रधनुष पुस्तक का नाम है इंद्रधनुष के रचयिता कौन है, सूर्यदेव बारट। इसका हाल ही में विमोचन किया गया इसलिए चर्चा में आई थी। इंद्रधनुष नाम ध्यान में रखना पुस्तक, उसके रचयिता कौन है, सूर्यदेव सिंह बारेट। उसके बाद में देखो ई धरती पोर्टल इंपॉर्टेंट है, पोर्टल पूछे जाते हैं, तो ई धरती पोर्टल का ध्यान में रखना। अभी हाल ही में क्या ई धरती पोर्टल लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, राजस्व मंडल राजस्थान सरकार द्वारा। तो इसमें क्या किया गया है कि राजस्व मंडल ने ग्राम पंचायत से संबंधित ग्रामों की मैपिंग इस पोर्टल के माध्यम से करवाने का आदेश दिया गया है। राजस्व मंडल ने क्या किया गया है, ये राजस्थान सरकार का, इसने ई धरती पोर्टल लॉन्च किया है और कहा है कि जितने भी ग्राम पंचायतें हैं उनकी मैपिंग है वो किसके माध्यम से की जाए, ई धरती पोर्टल के माध्यम से। जितने भी पहले हस्तलिखित मैप थे उनको हटाकर ई धरती पोर्टल के माध्यम से पूरे ग्राम पंचायत की मैपिंग की जाए, जिससे कि जो भी जानकारी हमें प्राप्त हो सटीक और सही प्राप्त हो और तुरंत प्राप्त हो जाए। जितने भी डाटा ऑनलाइन हो रहे हैं उनका सबका यही फायदा है। फिर देखते हैं इससे आगे की बात। आगे की बात देखें तो देखो जनवरी 2024 में हर साल हमें पता है क्या कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है कहाँ पे है, अजमेर में, वहां पे उर्स लगता है। तो उसमें क्या है कि जनवरी 2023 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का कौन सा उर्स लगेगा, 812वां उर्स लगा। पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में अजमेर में जो उर्स का आयोजन हुआ कौन सा नंबर का उर्स था, तो कौन सा था, 812वां उर्स था। फिर देखो दो नाम ध्यान, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, एक तो हेमेंद्र सिंह पाली और एक संतोष बिश्नोई बाड़मेर। इन दोनों का नाम आप इंपॉर्टेंट मान के चलो या ध्यान में रखना ये चीजें कि एक तो हेमेंद्र सिंह पाली और एक संतोष बिश्नोई बाड़मेर। इन्हें हाल ही में नई दिल्ली में मिलेनियर फार्मर ऑफ द इंडिया 2023, कौन सा, मिलेनियर फार्मर इंडिया 2023, कौन सा पुरस्कार मिला है, किस किस को, एक तो हेमेंद्र सिंह पाली को और एक संतोष बिश्नोई बाड़मेर। हेमेंद्र सिंह पाली से निवास करते हैं और संतोष बिश्नोई और बाड़मेर से निवास करते हैं। दोनों को ही कृषि क्षेत्र में योगदान के लिए दिल्ली में जो अभी हाल ही में आयोजित हुआ था मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया 2023 अवार्ड से नवाजा गया है। कौन से अवार्ड से, मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया 2023 के अवार्ड से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। किस किस को, एक तो हेमेंद्र सिंह जो पाली के निवासी है और एक संतोष बिश्नोई जो बाड़मेर के रहने वाले हैं। उसके बाद में एक देखते हैं अभी हाल ही में उदयपुर चर्चा में आया था, तो उदयपुर क्यों चर्चा में आया इसके बारे में देखते हैं। तो उदयपुर में अभी हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल के वर्ष 2024 के ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन की टॉप 10 शहरों की सूची में शामिल किया गया। उदयपुर को अभी हाल ही में क्या किया गया है, जो राजस्थान की उदयपुर सिटी है जिसको झीलों की नगरी कहा जाता है, उसको हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल के वर्ष 2024 की ट्रेडिंग डेस्टिनेशन की टॉप 10 शहरों में शामिल किया गया है। जो अमेरिका की एक्सप्रेस ट्रेवल है उसने अपनी मैगजीन में जारी करके बताया है कि 2024 में यदि आप घूमने जाओ तो उन 10 भारत के जो टॉप 10 शहर है उनमें कोर्स को शामिल किया गया है, उदयपुर को शामिल किया गया। उसके बाद देखो आगे चलते हैं। आगे की हम बात करें तो एक नाम है जय कुमार बोहरा, कहाँ के रहने वाले हैं, उदयपुर। ये नाम चर्चा में आया था, जय कुमार बोहरा कहाँ के रहने वाले, उदयपुर। ये क्यों चर्चा में आया, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिया कि 15 वर्ष की उम्र में क्लेट टॉप करने वाले देश के पहले किशोर बने हैं। क्लेट जो वकालत के लिए एग्जाम लगती है उसमें क्या है, कॉमन टेस्ट होता है, उसमें 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने
पूरे देश को टॉप किया है। कितने वर्ष का है? 15 वर्ष का। नाम क्या है? जय कुमार बोरा। कहाँ के रहने वाले हैं? उदयपुर के। फिर देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 अभी हाल ही में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हेल्थ रिपोर्ट जारी की है 2023 की, उसमें राजस्थान को लिंगानुपात कितना बताया है? 946। अभी हाल में 2011 की रिपोर्ट जनगणना थी, उसके अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात तो 940 है। यदि लेकिन केंद्रीय मंत्रालय की अभी हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो वार्षिक रिपोर्ट आती है उस 2022-23 जो आई है उसमें राजस्थान का लिंगानुपात कितना बताया है? 946 बताया है। ध्यान में रखना, यदि आपसे पूछा जाए कि 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार यदि राजस्थान का लिंगानुपात पूछा जाए तो आपको बताना है 946। फिर देखो, एक बाघ दर्रा नेचर पार्क उदयपुर, ये चर्चा में है। बाघ दर्रा नेचर पार्क उदयपुर, इसमें क्या कि अभी हाल ही में राजस्थान में क्रोकोडाइल के लिए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया। आपसे पूछा जाए कि क्रोकोडाइल के लिए, किसके लिए? राजस्थान में क्रोकोडाइल के लिए कंजर्वेशन रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो बाघ दर्रा नेचर पार्क उदयपुर को। किसको घोषित किया है? बाघ दर्रा नेचर पार्क उदयपुर को। किसके लिए? क्रोकोडाइल के कंजर्वेशन के लिए। फिर देखो, मछली का यदि इसी प्रकार राजस्थान में यदि पूछा जाए तो मछली कंजर्वेशन रिजर्व किसको घोषित किया है? तो बड़ी तालाब उदयपुर को। बागदर्रा नेचर पार्क को तो उदयपुर को क्या है, क्रोकोडाइल के लिए रिजर्व घोषित किया गया है। फिर मछली कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया किसको? बड़ी तालाब उदयपुर को। उसके बाद हम चर्चा करते हैं आईआईटी जोधपुर। नाम चर्चा में है आईआईटी जोधपुर एमबीएम विश्वविद्यालय और बिट्स पिलानी एमएनआईटी जयपुर। इन दोनों की हाल ही में क्या है, वनस्थली विद्यापीठ टोंक। राजस्थान के इन संस्थानों में केंद्रीय दूरसंचार विभाग की 5G टेस्टिंग लैब खोली जा रही है। अब ये तीनों ही नाम आपको ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि अभी जो 5G है वो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है और पूछा जा रहा है हर बार। जो भी काम होते हैं तो हर बार आता है कि 5G की वजह से ऐसा हो रहा है, 5G की वजह से ऐसा हो रहा है। तो राजस्थान के अंदर यदि 5G टेस्टिंग लैब की बात की जाए तो उसमें आईआईटी जोधपुर है, जो एमबीएम बिट्स पिलानी एमएनआईटी जयपुर, वन स्थली विद्यापीठ टोंक। राजस्थान के इन विश्वविद्यालयों में क्या लगाई जा रही है? 5G टेस्टिंग लैब लगाई जा रही है। उसके बाद में देखो द लास्ट मील साउथ एशियन फिल्म है। द लास्ट मील एशियन फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है। किसको मिला है? द लास्ट मील को। इंपॉर्टेंट है, द लास्ट मील, इसको क्या मिला? अभी हाल ही में साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में, इसमें शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको मिला है? द लास्ट मील को। आयोजन कहाँ हो रहा है? वाशिंगटन अमेरिका में हुआ है। तो साउथ एशियन फिल्म का अभी जो फेस्टिवल हुआ है उसका आयोजन तो हुआ है वाशिंगटन अमेरिका में, और मिला किसको है? द लास्ट मील को। किसके लिए? शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के लिए बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है। उसके बाद में चर्चा करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो देखिए, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, जो अभी जल जीवन मिशन चल रहा है उसके तहत ही जल जीवन के अभी काफी चर्चाएं में है। सारे करंट के मुद्दे जल जीवन से संबंधित बन रहे हैं, क्योंकि कहाँ भ्रष्टाचार है, कहीं कुछ हो रहा है, तो हर दिन पेपर में इसकी न्यूज देखने में मिलती है। तो इसी के अनुसार हम देखते हैं, आपसे भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 अब कौन से हैं? तो चौथे नंबर के। तो चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 है, उसकी अभी हाल ही में वितरण किया गया, तो उसके बारे में हम देखते हैं। 17 जून 2023 को उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीश धनखड़ द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? कब दिया गया? 17 जून 2023 को। किसके द्वारा दिया गया? उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीश धनखड़ द्वारा दिया गया, जिसमें राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ विद्यालय श्रेणी में पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ एनजीओ श्रेणी में पुरस्कार मिला है और बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन श्रेणी में पुरस्कार मिला है। राजस्थान को 3 पुरस्कार श्रेणी में पुरस्कार मिले, एक तो सर्वश्रेष्ठ विद्यालय श्रेणी में। यदि बात करें सर्वश्रेष्ठ विद्यालय श्रेणी तो इसमें मिला है बावड़ी जोधपुर का जो विद्यालय है उसको मिला है सर्वश्रेष्ठ विद्यालय श्रेणी में पुरस्कार। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण किया गया था उनमें। फिर देखो, सर्वश्रेष्ठ एनजीओ श्रेणी का यदि पुरस्कार की बात की जाए तो है
अपर्ण सेवा संस्थान उदयपुर, अपर्ण सेवा संस्थान उदयपुर है, उसको क्या मिला हाल ही में, सर्वश्रेष्ठ एनजीओ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 मिला है। फिर देखो बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन की बात करें तो बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन श्रेणी का पुरस्कार किसको मिला है, श्री गंगानगर को। तो जो हमारा जो चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का जब वितरण किया गया था, राजस्थान को क्या मिला है, एक तो सर्वश्रेष्ठ विद्यालय एक श्रेणी का पुरस्कार मिला है जो बावड़ी जोधपुर को मिला है। फिर सर्वश्रेष्ठ एनजीओ श्रेणी का पुरस्कार किसको मिला है, अपर्ण सेवा संस्थान उदयपुर को मिला है। और बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन श्रेणी का पुरस्कार किसको मिला है, गंगानगर जिले को। कब दिए गए, 17 जून 2023 को। किसके द्वारा, उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीश धनखड़ द्वारा। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे की कि बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी की रिपोर्ट 2023 में, कौन सी, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी की रिपोर्ट 2023, इसकी बात करते हैं। इसमें राजस्थान को ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान मिला है, प्रथम स्थान मिला है, और दूध उत्पादन में दूसरा स्थान मिला है। तो ये ध्यान में रखना। अभी हाल ही में क्या है, राजस्थान की जो रिपोर्ट आई है, कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2023, उसके अंदर राजस्थान को ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है और दूध उत्पादन में दूसरा स्थान है। सॉरी, ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान है और दूध उत्पादन में दूसरा स्थान है। फिर देखो हाल ही में अभी नाहरगढ़ चर्चा में आया था, उसमें कुछ जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें क्या है कि मोम की प्रतिमाएं लगा गई थी। जो हमारी मोम की प्रतिमाएं है वो नाहरगढ़ जयपुर में लगाई गई है, मोम प्रतिमा नाहरगढ़ जयपुर में। अब इसमें के एक तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की 6 दिसंबर को लगाई गई है। 6 दिसंबर के दिन किसको लगाई गई है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की मोम प्रतिमा लगाई गई है। कहाँ पे, नाहरगढ़ जयपुर के अंदर। दूसरा उससे पहले जब वर्ल्ड कप चल रहा था उस समय किसकी लगाई गई थी, विराट कोहली की, और उससे पहले MS धोनी की लगी हुई है। तो जो हमारा नाहरगढ़ जयपुर है उसके अंदर अभी हाल ही में मोम की प्रतिमाएं लगाई गई है। तो हाल ही में जो करंट में जो प्रतिमा लगाई गई है वो तो है डॉक्टर BR अम्बेडकर की, जो 6 दिसंबर 2023 के दिन लगाई है। उससे पहले विराट कोहली की और उससे पहले MS धोनी की लगा चुके हैं। तो देखिए आगे की बात करते हैं, मोनिका जाट। अब इस मोनिका जाट के नाम को थोड़ा सा ध्यान में रखना। मोनिका जाट है, उसका खेल क्या है, साइकिलिंग है। नाम है मोनिका जाट और खेल उसका साइकिलिंग है, ये ध्यान में रखना। तो आपसे पूछा जाए कि मोनिका जाट किस खेल से संबंधित है, तो वो साइकिलिंग से है। 37वें राष्ट्रीय खेल में वुमेन्स टाइम ट्रायल में स्वर्ण पदक जीता है। जब इस 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे गोवा के अंदर, उनमें क्या जीता उन्होंने, वुमेन्स टाइम ट्रायल में स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। किसके अंदर, वुमेन्स टाइम ट्रेवल में। फिर देखो पदक विजेता कहाँ हुए थे, गोवा में हुए थे 37वें राष्ट्रीय खेल। शुभंकर उसका क्या था, मोगा था। नया खेल जो शामिल किया गया वो कौन सा था, कटका था। तो ये 37वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में थोड़ी सी बातें थी। उसमें जो हमारी मोनिका जाट है वो साइकिलिंग से संबंधित है उसका खेल, और उन्होंने क्या है कि वुमेन्स टाइम ट्रायल में क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। तो 37वें खेल है वो कहाँ हुए थे, राष्ट्रीय खेल गोवा के अंदर हुए थे। उनका जो शुभंकर था उसका नाम मोगा था, और जो उनका नया खेल अभी हाल ही में शामिल किया गया वो कटका था। उसके बाद हम बात करते हैं सिलिकोसिस बीमारी की, जो हमारे राजस्थान में बहुत ज्यादा है, क्योंकि पत्थर कटाई और जो खाने हैं उनमें वर्क करने वालों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसकी होती है, मूर्ति जब जो हमारा मार्बल वगैरह सारा सिस्टम उसमें चलता है तो उसमें सिलिकोसिस बीमारी होती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है, फेफड़े खराब हो जाते हैं। तो उसमें सिलिकोसिस बीमारी के इलाज की संभावनाओं पर अध्ययन है। किसके लिए, सिलिकोसिस बीमारी कौन सी है, सिलिकोसिस, इसकी इलाज की संभावनाओं के लिए, संभावनाओं पर अध्ययन हेतु अमेरिका का एक तो अमेरिका का विश्वविद्यालय ओबुरेन विश्वविद्यालय, कौन सा, ओबुरेन विश्वविद्यालय, ये नाम ध्यान में रखना, ओबुरेन विश्वविद्यालय। और एक हमारा राजस्थान का कौन सा है, जयनारायण विश्वविद्यालय। जयनारायण विश्वविद्यालय कहाँ पे है, जोधपुर में। तो ये दो नाम ध्यान में रखना। इन्होंने क्या अभी हाल ही में समझौता की ज्ञापन हस्ताक्षर किया आपस में। एक तो अमेरिका का कौन सा है, ओबुरेन विश्वविद्यालय, और राजस्थान का जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। इन्होंने क्या किया है
किस एमओयू पर हस्ताक्षर की है? सिलिकोसिस बीमारी की इलाज की संभावना पर अध्ययन के लिए आपस में हस्ताक्षर किए हैं कि इनके बारे में हम दोनों अध्ययन करेंगे, इसके इलाज की संभावना है पर कैसे कैसे इलाज किया जाए। तो इन दोनों के जो भी अनुसंधान करता है वो करेंगे। लेकिन हस्ताक्षर किस किस के मध्य हुआ है, एमओयू किस किस के मध्य हुआ है? एक तो ओबुरेन विश्वविद्यालय जो अमेरिका का है और दूसरा राजस्थान का जयनाड व्यास विश्वविद्यालय। किस बीमारी के लिए? सिलिकोसिस बीमारी के लिए। फिर देखो जैसलमेर अभी हाल ही में चर्चा में है, इसके बारे में बात करते हैं। जो राजस्थान जैसलमेर है वो भारत का पहला प्रारंभिक क्रिटिशियस शार्क जीवाश्म जो लगभग 115 मिलियन वर्ष पुराने हैं। जैसलमेर में अभी हाल ही में राजस्थान में क्या हुआ है, जो डायनासोर है उनके कुछ पुराने मिले हैं, उनमें प्रारंभिक क्रिटिशियस शार्क जीवाश्म मिले। प्रारंभिक है क्रिटियस शार्क जीवाश्म है उसके मिले। कब? कितने पुराने बताए? 115 मिलियन वर्ष पुराने हैं। 115 मिलियन वर्ष पुराने हैं। फिर देखो नव चेतना अभियान नशा। अब ये नव चेतना अभियान नशा हाल ही में चर्चा में आया। नव चेतना अभियान नशा निवारण उदयपुर से शुरू किया गया है। अब नव चेतना अभियान कहाँ से शुरू किया गया है? तो ये हमें देखना है, नशा निवारण है ये हमें उदयपुर से शुरू किया गया। यदि आपसे पूछा जाए कि नव चेतना अभियान कहाँ से शुरू किया गया, तो किसके लिए? पहली बात तो नशा निवारण के लिए। कहाँ से शुरू किया गया है? उदयपुर के लिए। और ये जरूर ध्यान में रखना, जैसलमेर से भारत का पहला प्रारंभिक क्रिटिशियस शार्क जीवाश्म कहाँ से मिले हैं? जैसलमेर से मिले। कितने साल पुराने? लगभग 115 मिलियन पुराने हैं। जो अभी हाल ही शायद कॉलेज लेक्चर में पूछा भी गया था, कितना पुराना है? 16.7 मिलियन पुराना, या 115 मिलियन वर्ष पुराना है। आगे चर्चा करते हैं। राजस्थान रत्न अवार्ड। राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 किसे किसे दिए गए इसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान ये अवार्ड है, एक तो जस्टिस दलवीर भंडारी को दिया गया, जो जोधपुर के जस्टिस दलवीर भंडारी, जो क्या है कि पहले हमारी जो अंतरराष्ट्रीय लोक अदालत थी उसमें जज रहे हुए हैं। फिर जस्टिस RM लोढ़ा जो जोधपुर के हमारे जज रहे हुए हैं, उनको मिला है। फिर लक्ष्मी निवास मित्तल जो चूरू के हैं, जिनको स्टील किंग कहा जाता है। अनिल अग्रवाल जो सीकर के हैं, उनको मिला। और सीनकाप निजाम जो जोधपुर के, उनको मिला। केसरी चंद मालू इनको मिला है। तो ये ध्यान में रखना। यदि राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 की बात की जाए आपसे, तो उसमें नाम आएंगे जस्टिस दलवीर भंडारी, जस्टिस RM लोढ़ा, लक्ष्मी निवास मित्तल, अनिल अग्रवाल, सीनकाप निजाम और केसरी चंद मालू। इसके बाद हम चर्चा करते हैं राजस्थान उद्योग रत्न 2022-23 की। अभी हाल ही में राजस्थान उद्योग रत्न 2022-23 है वो दिए गए थे। तो उनमें मुख्यतः हम बात कर रहे थे तो 9 उद्यमियों और 2 बुनकरों को मिला है। कितने? 9 तो उद्यमियों को मिला है और 2 बुनकर है और 1 हस्तशिल्प को मिला है। और राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2022-23 की बात करें तो उसमें 9 तो उद्यमी है और 2 बुनकर है और 1 हस्तशिल्प उनको मिला है। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार की बात करें, राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार की हम बात करें तो श्री इंदर सिंह कुदरत को मिला है। किसको मिला है? श्री इंदर सिंह कुदरत को। जो श्री इंदर सिंह कुदरत है वो किससे संबंधित है? मीनाकारी से संबंधित है। मीनाकारी से इनको राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया है 2022-23। आपसे पूछा जाए तो किसको? श्री इंदर सिंह कुदरत को। किससे संबंधित है? मीनाकारी से संबंधित है। फिर बात करते हैं राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार। संयुक्त रूप से जो बुनकर रत्न पुरस्कार है, राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार है, वो संयुक्त रूप से दिया गया है। तो एक तो श्री जेबू निशा है जो कोटा से है और श्री मोहम्मद यासीन कहां से है? 12 से। इन दोनों को मिला। यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार किसे मिला है तो किसको मिला है? एक तो जेबू निशा जो कोटा से है और दूसरा श्री मोहम्मद यासीन जो कहां से है? 12 के। इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या दिया गया है? राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2022-23 के थे। फिर देखो रोहित कोठारी। रोहित कोठारी नाम चर्चा में को दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2023 मिला है। यदि बात करें राजस्थान
दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2023 की बात करें तो किसको मिला है? रोहित कोठारी को। रोहित कोठारी को दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2023 मिला है। उसके बाद हम बात करें राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन जयपुर में 25 दिसंबर से 30 जनवरी 2024 के मध्य किया जाएगा, मतलब चल रहा है अभी। यदि राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी की हम बात करें तो कहाँ लग रही है? जयपुर के अंदर। कब से कब तक? 25 दिसंबर से 30 जनवरी 2024 के मध्य चलेगी। तो ये राजस्थान उद्योग रत्न है, इसमें आप राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार और राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार का जरूर ध्यान में रखना। कि रोहित कोठारी उसको क्या मिला है? दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। फिर हम बात करते हैं ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की हम यदि बात करें तो बनासकांठा गुजरात से ये मोगा पंजाब तक है। जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बन रहा है वो बनासकांठा गुजरात से मोगा पंजाब तक बन रहा है, यानी हमारी राजस्थान से जो हमारा राजस्थान है यहाँ पे जो ये आता है पंजाब, यहाँ से लेकर ये देख लो गुजरात यहाँ तक जो बन रहा है, तो इसका मतलब ये राजस्थान से तो निकलेगा। तो इसमें हम बात कर रहे थे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ये राजस्थान से निकल रहा है। तो राजस्थान के कितने जिलों को कवर कर रहा है? राजस्थान के अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर और बीकानेर को। कहाँ से? राजस्थान के अजमेर से चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर और बीकानेर, इन जिलों को यह शामिल करता हुआ क्रॉस हो रहा है। कहां से कहां तक है? बनासकांठा गुजरात से मोगा पंजाब तक। आगे हम चलते हैं। नाम आया प्रशांत अग्रवाल, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था प्रशांत अग्रवाल। क्यों चर्चा में रहा? ये अध्यक्ष है किसके? नारायण सेवा संस्थान उदयपुर। जो हमारी नारायण सेवा संस्थान उदयपुर है, जो विकलांगों की सेवाएं करती है, उनको ऑपरेशन वगैरह करती है, उनकी बात की जाए तो प्रशांत अग्रवाल है जो उनके अध्यक्ष है किसके? नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के। उन्होंने हाल ही में क्या, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 3 दिसंबर को दिव्यांग सशक्तिकरण क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। तो जो हमारा दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है, वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था? दिव्यांग सशक्तिकरण के क्षेत्र में योगदान देने के लिए, उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किसको सम्मानित किया गया? प्रशांत अग्रवाल का, जो अध्यक्ष किसके है? नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के। किसके द्वारा सम्मानित किया गया? हमारे राष्ट्रपति जी है द्रौपदी महोदया द्वारा। आगे चलते हैं। आगे हम बात करें तो एनएसएसओ, जो नेशनल सर्वे सैंपल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बात करें। नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बात करें तो श्रम बाल सर्वेक्षण की रिपोर्ट में राजस्थान का बेरोजगारी में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। यदि पूछा जाए तो यदि बेरोजगारी में हमारा राजस्थान कौन से नंबर पे है? दूसरे स्थान पे। फिर देखो एक नाम चर्चा में है, डॉक्टर मीना कुमारी जांगिड़। डॉक्टर मीना कुमारी जांगिड़ को जल प्रहरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से? जल प्रहरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको किया गया? डॉक्टर मीना कुमारी जांगिड़ को, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। तो डॉक्टर मीना कुमारी जांगिड़ है, उसको हाल ही में जल प्रहरी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और उदयपुर में कृषि क्षेत्र के लिए ड्रोन लैब की स्थापना की जाएगी। जो ड्रोन लैब की स्थापना कहाँ की जा रही है? कृषि क्षेत्र में। वो कहाँ है? उदयपुर में। तो इसको ध्यान में रखना, हाल ही में उदयपुर के अंदर कृषि क्षेत्र के लिए ड्रोन लैब की स्थापना की जा रही है। जो हमारे दिसंबर का था वो कंप्लीट हो चुका। उसके बाद में हम जो पढ़ने वाले आगे, उसमें आप हमारे साथ लगातार जुड़ते रहिए। और जो हमारा ऐप है सीकर क्लासेस, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको जितने भी पीडीएफ और व्यवस्थित क्लासें हैं वो उसमें आपको मिलती रहेगी। और लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं उनमें लगभग आने वाले क्वेश्चन है, आप आने वाले एग्जामों में देखोगे कि ऐसे हूबहू क्वेश्चन आपको जो करंट से संबंधित है वो मिलते रहेंगे। तो जिसके लिए मैं आपसे लगातार आपके साथ जुड़ा रहूंगा, और आप भी हमारे साथ जुड़े रहकर इस चीज का लाभ उठाइए। धन्यवाद।